इंडिया में इतना आसान नहीं है, क्योंकि लोगों को पहले उस टेक्नोलॉजी पे बिलीव कराना ही सबसे पहला एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने जा रहे हैं इस पॉडकास्ट में, आखिर क्यों यूएस और चाइना ईवी इंडस्ट्री को लीड कर रहे हैं डिस्पाइट इंडिया बीइंग द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ ईवीज ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो चलिए इस चीज को फिगर आउट करते हैं। तो सबसे पहले सार्थक, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि आखिर ऐसा क्या डिफरेंस आपको देखने मिला है जब आप यूएस सेटल हुए और इंडियन इंडस्ट्री को भी, आप ईवी इंडस्ट्री को धीरे धीरे अपने अपने सामने डेवलप होते हुए देखा है। तो बेसिकली ऐसा क्या डिफरेंस आपको ओवर द टाइम आपको देखने मिला है जो बहुत एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। आई थिंक स्टार्टिंग से अगर हम लोग देखें तब ईवी इंडस्ट्री एक्चुअली इज मोर ऑफ अ टेक्निकल इंडस्ट्री रादर देन जस्ट बीइंग एन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। एंड टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी सेक्टर को फास्ट और कंज्यूमर अडॉप्शन को इंक्रीज करने में। आप यूएस देखें तो यूएस में मेजॉरिटी ऑफ द स्टार्टअप्स आर हेविली फंडेड विद बिलियन डॉलर फंडिंग बाय प्राइवेट वेंचर कैपिटलिस्ट। तो वहाँ की जो कंपनीज हैं वो बहुत ज़्यादा R&D में अपना टाइम और मनी स्पेंड करती हैं टू बिल्ड अ वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, जिसकी वजह से वहाँ के जो प्रोडक्ट क्वालिटीज़ हैं और कस्टमर फीडबैक्स हैं वो काफ़ी बेटर हैं प्रोडक्ट को लेके एज कम्पेयर टू इंडिया, वेयर जहाँ इतना टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है मुझे कि ऐसा लगता है कि इंडिया इज मोर ओवर डिपेंडेंट, मोर लाइकली डिपेंडेंट ऑन imports rather being डेवलपिंग अ प्रोडक्ट। यहाँ पे मेजरली जितनी भी कंपनीज हैं, जो मुझे लगता है 80 to 90% कंपनीज सिर्फ प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करके मैन्युफैक्चरिंग के नाम पे सिर्फ असेंबलिंग कर रही हैं, जिसमें कि एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी सामने आता है क्योंकि इंडिया में इतना इन्वेस्टमेंट उनको नहीं मिल पाता कंपनीज को, जिसकी वजह से वो R&D करने में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाती हैं। या वो लोग मेजरली कोशिश ये करते हैं कि जो प्रोडक्ट ऑलरेडी डेवलप्ड है, किसी कंपनी ने ऑलरेडी R&D करके डेवलप किया है, उसको इंपोर्ट करके लाते हैं, उसको फिक्स करते हैं, जिक्सॉ को बिल्कुल एक पजल की तरीके से बेसिकली उनको जोड़ते हैं और फिर उसको मार्केट में लॉन्च कर देते हैं। जो मुझे लगता है कि 80% to 90% ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरर्स जो कर रहे हैं, डिस्पाइट कुछ ऐसी कंपनीज हैं जैसे कि आपकी एथर है ना, जैसे कि आपकी अल्ट्रा वायलेट है, ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि एक्चुअल में फोकस कर रही हैं अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट को लेके। जैसे कि एथर में जब नया नया लॉन्च किया था तो हमने देखा था कि उन्होंने अपने पूरे एल्यूमिनियम की चेसिस बनाई। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो इंडियन रोड की कंडीशंस के हिसाब से बनी हुई हैं। बाहर की कंट्रीज में कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन होता है तो ऑब्वियसली वो लोग प्रायर लेवल पे कोशिश करते हैं कि उनकी रोड कंडीशन के हिसाब से बने, उनके वेदर कंडीशन के हिसाब से प्रोडक्ट बने। वो ये सोच के प्रोडक्ट डेवलप नहीं करते कि इंडिया में क्या रोड्स हैं, क्या वेदर कंडीशंस हैं, इंडिया में कंज्यूमर का एक्चुअल में नीड क्या है। जैसे आज के टाइम पे अगर कोई फैमिली में कोई भी व्हीकल आता है तो वो हर लेवल पर उस गाड़ी को यूज़ करते हैं। जैसे एक्टिवा है तो उस पर कई ऐसे लोग भी हैं जो मटेरियल भी कैरी करते हैं, कई ऐसे लोग हैं जो तीन तीन लोग बैठ के भी, अगर आप देखेंगे अमूमन आपको देखने मिल जाएगा। तो जनरली ये चीज़ हम फॉरेन कंट्रीज में हमें देखने नहीं मिलता। जब किसी को मटेरियल कैरी करना है तो बेसिकली स्कूटर्स पे कैरी नहीं करता, उसके लिए अलग ट्रांसपोर्ट का यूज़ करता है। बट इंडिया में किसी भी व्हीकल का मल्टी यूज़ कॉन्सेप्ट ज़्यादा चलता है। इसीलिए मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा शिफ्ट हमको देखने मिला था मोटरसाइकिल से अपने एक्टिवास या टू व्हीलर स्कूटीज जिसको कहते हैं उसकी तरफ। आई थिंक मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि स्पेशली यूएस और चाइना में जो कंपनीज जब कोई प्रोडक्ट बनाती हैं दे वर्क बैकवर्ड्स फ्रॉम द कस्टमर प्रॉब्लम, एंड बिकॉज दे हैव द हैवी फंडिंग दे कैन बिल्ड मल्टीपल वेरिएंट्स ऑफ द प्रोडक्ट, उनको मार्केट में टेस्ट करती हैं, कस्टमर फीडबैक लेती हैं, देन दे फिगर आउट दो तीन प्रोडक्ट्स और उसमें हेविली इन्वेस्ट करके उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करती हैं। जैसा आपने कहा कि इंडिया में प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर लिया जाता है जो कि बिल्ट होता है एक फॉरेन फॉरेन कंडीशंस के हिसाब से, दैट डजंट डायरेक्टली अप्लाई टू द इंडियन रोड कंडीशंस, इंडियन एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एंड दैट इज व्हाई आई सी वो एक टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस है जिसकी वजह से इंडिया बीइंग द बिगेस्ट कंज्यूमर मार्केट ऑफ द ईवीज इज लैकिंग, बिकॉज टेक्नोलॉजी प्लेज अ वेरी बिग रोल एंड आई थिंक वी हैव बीन सीइंग दिस सो फार। सो आई थिंक दिस इज ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जहाँ पे इंडिया थोड़ा लैक कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है और मैंने ऐसा देखा भी है जब हम अपने वर्कशॉप पे देखते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट फेलियर्स, रिपीटेड प्रोडक्ट फेलियर्स भी बहुत ज़्यादा कभी कभी किसी किसी एक पर्टिकुलर आइटम में हमको देखने मिल जाते हैं। तो उसके पीछे एक यही रीज़न है बेसिकली
क्योंकि वो प्रोडक्ट कभी इंडियन रोड्स के हिसाब से डिज़ाइन ही नहीं हुआ। और अगर मान लीजिए उस प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट करना भी है तो कंपनी की कोई R&D है ही नहीं, जिसकी वजह से वो उस प्रोडक्ट में कोई मॉडिफिकेशन से ऑल्ट्रेशन कर ही नहीं पाते हैं। किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड का नेम लेना तो सही नहीं है, बट मोस्ट लाइकली मैन्युफैक्चरिंग के नाम पे इंडिया में असेंबलिंग ही ज़्यादा है। एंड काफ़ी लोग इस चीज़ को जैसे कि जो बेसिकली टू व्हीलर पे आजकल जो कस्टमर शिफ्ट कर रहे हैं वो बेसिकली एक मिडिल क्लास फैमिली पहले प्रेफर कर रही है। बट उनके लिए भी सर्टेन चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि RTO सेगमेंट भी आता है, अपना नॉन RTO सेगमेंट भी आता है। तो RTO सेगमेंट में तो फाइनेंसिंग बहुत ही ईजी है, कोई भी कंपनी कोई भी बैंक आसानी से फाइनेंस कर देती है। बट एक नॉन RTO सेगमेंट की बात करें तो अभी कोई ऐसा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन नहीं है, प्लस कोई भी ऐसा प्राइवेट लेंडर नहीं है जो आसानी से नॉन RTO कैटेगरी की गाड़ी फाइनेंस कर दे। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि कुछ नए प्लेयर्स, नए डीलर्स जो बिल्कुल नए सेक्टर में एंटर कर रहे हैं, उनको अभी इस टेक्नोलॉजी की पूरी जानकारी नहीं है। वो सिर्फ प्रॉफिट ऑफ मार्जिन्स को देख के, हैंडसम प्रॉफिट ऑफ मार्जिन्स को देख के सीधे इसमें वाइडली ओपन हो जाते हैं विदाउट एनी बैकग्राउंड नॉलेज कि एक्चुअली में इंडस्ट्री को या कस्टमर को आपको क्या गाइड करके स्कूटर देना है, उनको क्या उनको मतलब उनको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं बेसिकली अपनी, जब वो टू व्हीलर्स को मार्केट इंडियन मार्केट में रन करें, उसको किस तरीके से यूज़ करना है। इनफैक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, और मैंने अभी इस दिवाली मैंने ये देखी है जब कस्टमर ने मेरे यहाँ विजिट किया, कि अभी भी 4 5 साल 7 साल जब से ईवी बूम आया है, उसके बाद भी आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको डाउट है कि क्या मेरा इलेक्ट्रिक स्कूटर जो मैं परचेज कर रहा हूँ वो लोड ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा। जबकि मैं उनको यही समझाता हूँ कि भैया इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं आजकल, तो इलेक्ट्रिक ट्रक आने का मतलब वो चल रहा है। तो ऐसे में क्यों टू व्हीलर, बल्कि हम तो सबसे ज़्यादा रनिंग पे देखते हैं ई रिक्शाज। तो ई रिक्शाज ऑलरेडी 6 सवारी बैठा के चलते हैं, उसमें हैवी बैटरीज लगी हुई हैं, प्लस उसका जो एक ड्राइवर है जो ई रिक्शा आपको ड्राइव कर रहा है। तो मोटा मोटा 7 लोग ऑलरेडी एक ही रिक्शा में बैठ के चल रहे हैं। L5 चल रहे हैं, जैसे बजाज के हो गए, TVS के हो गए, महिंद्रा के हो गए। बट उसके बाद भी अभी लोगों की एक्सेप्टेंस मुझे लगता है कम है, या अभी भी लोगों को टेक्नोलॉजी पे डाउट है। तो क्या यही चीज़ हमको US में भी देखने मिलती है? नहीं, आई थिंक यहाँ पे एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कंज्यूमर माइंडसेट का। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे कि मैंने कहा, वहाँ की जो कंपनीज जब प्रोडक्ट बनाती हैं, दैट प्रोडक्ट क्वालिटी इज सिग्निफिकेंटली वेरी गुड। वो लोग वहाँ पे हल्का प्रोडक्ट बनता ही नहीं है, बिकॉज वहाँ का जो कंज्यूमर भी है, दे आर रेडी टू पे अ प्रीमियम प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट एंड दे आर ओपन टू एक्सपेरिमेंटेशन एंड अडेप्टेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। आई थिंक इंडिया में ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। रीजन बीइंग, एज यू सेड, कि इंडिया का जो ईवी इंडस्ट्री मार्केट है वो स्टिल मिडिल क्लास सेगमेंट को फोकस कर रहा है, जिसकी वजह से दे डोंट हैव दैट मच ऑफ परचेजिंग पावर जहाँ पे वो इतना ज़्यादा स्पेंड करके वो प्रीमियम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट ले पाएँ। एंड बिकॉज वो प्रीमियम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि सर्टेन कंपनीज के प्रोडक्ट डिसेंट निकलते हैं, कुछ कंपनीज के प्रोडक्ट खराब निकलते हैं, तो जो ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट होता है वो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। एंड सिंस कंपनीज आर ऑल्सो striving to make money right from day one, because India is not a VC funded industry, while US is, जहाँ पे वो 8 10 साल तक बहुत ज़्यादा पैसा लूज करते हैं, एंड देन इवेंचुअली दे रीच अ ब्रेक इवन, एंड बिकॉज उनका कस्टमर अडॉप्शन इतना ज़्यादा हो चुका होता है, जिसके बाद वो सिग्निफिकेंट प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आप इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देख सकते हैं तो आप टेस्ला देख सकते हैं। फॉर द फर्स्ट 8 to 10 years द कंपनी वॉज इन सिग्निफिकेंट लॉस, बट उनका प्रोडक्ट इतना बेटर था कि they eventually end up taking over the entire world over a period of time. While India is, they from like I think right starting से ही वो पैसा कमाने के माइंडसेट से रहते हैं, which is right because Indian ecosystem वैसा नहीं है। So I think जिसकी वजह से कंज्यूमर भी उतना ओपन टू एक्सपेरिमेंटेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि प्रोडक्ट क्वालिटी भी लो है, दे आर नॉट एबल टू पे अ प्रीमियम प्राइस, एंड जिसकी वजह से आप देखते हो वो अडॉप्शन उतनी तेजी से इंक्रीज नहीं हो सकता है जितना तेजी से होना चाहिए। अगर आप देखोगे कुछ कंपनीज की गाड़ी, फॉर एग्जांपल अल्ट्रा वायलेट आपने नाम लिया, अल्ट्रा वायलेट की बाइक्स आर अ प्रीमियम प्राइस, दे आर स्टार्टिंग मोर देन 2 लाख रुपीज, राइट। इंडियन कंज्यूमर्स उसके बहुत कम है, बट इफ यू जस्ट गो एंड रिसर्च अबाउट इट, अल्ट्रा वायलेट की बाइक्स यूएस में बहुत सेल होती हैं, बिकॉज इट्स सच अ गुड प्रोडक्ट एंड पीपल आर एबल टू पे अ प्रीमियम प्राइस देयर। सो आई थिंक वो एक कंज्यूमर माइंडसेट है। इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम ऐसा है कि वो उतना ओपन टू फेलियर नहीं है,
एज कम्पेयर टू यूएस स्टार्टअप्स। एंड आई थिंक उसकी वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें, एक स्पीड एंड द रेट ऑफ अडॉप्शन काइंड ऑफ गोज डाउन इंडिया वाइल इट्स सिग्निफिकेंटली हाई इन यूएस। इसके अलावा ऐसा भी हम ये मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना प्रीमियम देने वाले प्रोडक्ट, प्रीमियम क्वालिटी का परचेज करने वाले कस्टमर्स क्योंकि कम है, तो कंपनी कोशिश ये करती है कि हम प्रोडक्ट को सस्ता कैसे बनाएं। अब करेक्ट। क्योंकि प्रोडक्ट को अगर सस्ता बनाना है तो कहीं ना कहीं क्वालिटी में करेक्ट। कॉम्प्रोमाइज़ेस करेक्ट। होना बहुत कॉमन हो जाता है। जैसे कि टायर, जहाँ पे अच्छी कंपनी के हम यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे हम टायर मतलब किसी ऐसे वेंडर से लेते हैं, ऐसे ओईएम का लेते हैं जो नया प्लेयर होता है, जो ऑलरेडी अपने डिस्काउंटेड प्राइस में टायर दे रहा होता है। या बेरिंग्स हो गई, एमसीबीज हो गई, मतलब अब मुझे शायद याद भी नहीं कि मैंने किसी कंपनी में स्टैंडर्ड एमसीबी देखी हो, डीसी एमसीबी। मेजरली सब लोकल या लोकल इन सेंस इम्पोर्टेड एमसीबीज यूज़ करते हैं, जो कि एमसीबी एक बहुत बेसिक प्रोडक्ट है जो कि कॉमन फेलियर हमें देखने मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें बहुत रेगुलरली फेस करनी पड़ती आई हैं थिंक इंडियन रोड्स के हिसाब से। मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें इंडिया का, तो वो कहीं ना कहीं लैग करता है एज कम्पेयर टू यूएस। अब आप इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या चीज़ इंक्लूड कर सकते हैं? चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर देख सकते हैं, आप आरएसए देख सकते हैं, आप इंडियन का रोड्स एंड हाईवेज भी आप देख सकते हैं। अगर आप यूएस में देखें, इन जनरल द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ रोड्स इज़ वेरी वेरी गुड। आप शायद 1000 किलोमीटर भी गाड़ी चला लेंगे और आपको एक गड्ढा भी नहीं मिलेगा। ठीक है, जिसकी वजह से गाड़ी की जो स्मूथनेस है वो हमेशा मेंटेन रहती है। प्लस अगर आप चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो यूएस के पास एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट एडवांटेज है, वो है उनका लैंड साइज। वहाँ पे हर स्टोर के बाहर एक बहुत बड़ा पार्किंग लॉट होता है, जहाँ पे लोग अपनी कार्स आके पार्क करते हैं। तो यूएस में क्या हुआ है, ये पार्किंग लॉट्स ही चार्जिंग स्टेशंस में कन्वर्ट हो गए हैं रादर देन यूजिंग द पेट्रोल पंप्स। उन्हीं पार्किंग स्पॉट पे एक आपका चार्जिंग स्टैंड लगा हुआ है, जिससे अगर कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल वहाँ पे आता है तो वहाँ पे चार्ज हो सकता है। उनको बहुत ज़्यादा मनी स्पेंड नहीं करना पड़ा कभी भी एक स्पेसिफिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, लैंड एक्विजिशन या किसी चीज़ की वजह से। सो आई थिंक एक ये बहुत बड़ा फैक्टर कहीं ना कहीं आपका मैटर कर जाता है ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर में। आपको क्या लगता है कि इंडिया में ऐसा क्या चीज़ है कि अ, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं हो पा रहा उस रैपिड पेस पे, जिस पेस पे ईवी का अडॉप्शन हो रहा है इंडिया में? देखिए, इंडियन गवर्नमेंट मेरे समझ से बहुत भरपूर कोशिश कर रही है इस इंफ्रा को डेवलप करने के लिए, बट ये एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ये इतने शॉर्ट टर्म गोल के साथ आई नहीं किया एग्री। जा सकता। यूएस अपने आप को स्टेडली इस चीज़ के लिए डेवलप कर रहा होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। टेस्ला ने अपना पूरा नेटवर्क उस लेवल पे बनाया होगा, बट इंडिया में इतना आसान नहीं है, क्योंकि लोगों को पहले उस टेक्नोलॉजी पे बिलीव कराना ही सबसे पहला एक बहुत बड़ा चैलेंज या होता है। आई थिंक, सॉरी टू कट, मैं यहाँ पे एक बात कहूँगा कि यूएस में जैसे मैंने आपको बोला ना, ओपन टू अडेप्शन बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, पीपल डरने की बजाय वो उसको यूज करने के लिए ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। वाइल इन इंडिया आई थिंक इट्स ऑपोजिट, जब तक वो टेक्नोलॉजी पूरी एस्टेब्लिश नहीं हो जाती है मार्केट में, मास मूवमेंट इंडिया में नहीं होता है। एंड अगेन दिस कम्स बैक आई थिंक टू द सेम परचेज पावर पैरिटी, जो आप, पैरिटी वर्ड शायद सही नहीं होगा, परचेज पावर के हिसाब से यूएस में लोगों की इनकम इतनी अच्छी है एंड दे आर एबल टू पे अ प्रीमियम प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट। दे आर ओपन टू एक्सपेरिमेंटेशन। तो कोई भी नई चीज मार्केट में आती है, अगर वो प्रोडक्ट फिट है, मार्केट फिट है एंड इट्स अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, देन उसका अडॉप्शन बहुत तेजी से ड्राइव होता है। वाइल इन इंडिया आई थिंक पीपल वेट उस प्रोडक्ट को मासेस अडॉप्ट करें, और मास अडॉप्ट होने में टाइम लगता है। सो आई थिंक वो एक बहुत सिग्निफिकेंट कंज्यूमर माइंडसेट, परचेजिंग पावर, टेक्नोलॉजी, ओपन टू एक्सपेरिमेंटेशन, ये आपकी चार चीजें एक बहुत कंबाइंड रोल प्ले करती हैं किसी भी इंडस्ट्री को बहुत तेजी से एक्सपैंड करने में और श्रिंक करने में। एक रीज़न ये भी है जो मुझे लगता है, या जो मैंने देखा है इनफैक्ट इंडियन कंज्यूमर्स के उसमें, कि लेड से वीआरएल बैटरी से लिथियम पे पहले एक बार कन्वर्ट हुआ, कस्टमर लिथियम पे स्विच हुआ। उसके बाद मार्केट में जब से 35-40 हज़ार रुपए की जो गाड़ियां आ गई, तो वापस से कस्टमर ने अपने आप को शिफ्ट किया टुवर्ड्स लेड या वीआरएल बैटरीज। जनरली क्या होता है, किसी भी उसमें देखा जाए तो लोग अच्छी टेक्नोलॉजी की तरफ या अपर ग्रेड टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं, स्टेप अप करते हैं टेक्नोलॉजी उस पर। ये नहीं है कि आज हम नोकिया का कोई कीपैड वाला फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, फिर हम एंड्रॉयड यूज़ कर लिए, फिर वापस हम कीपैड पे आ गए। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जो थोड़ा सा मुझे लगा कि
एक सेटबैक था। बट ये इसका एक एडवांटेज ये भी मिला कि जब एकदम से प्राइस रिड्यूस हुए, 1 लाख में 3 गाड़ियां आने लगी, तो उसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिला कि मोर और मोर पीपल, लोगों ने आगे बढ़ के ईवी को बाई किया। जो लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मैं ईवी चलाऊंगा या लूंगा, या प्लान भी नहीं किया था, उन लोगों ने ईवी की तरफ शिफ्ट किया। बट ये 35,000 की गाड़ी, आप खुद ही सोच सकते हैं कि आप उसमें गाड़ी मिल रही है जिसमें कंपनी का प्रॉफिट है, इंपोर्टर जिसने इंपोर्ट किया उसका प्रॉफिट है, डीलर का प्रॉफिट है, ट्रांसपोर्टेशन है फ्रॉम अदर कंट्री टू इंडिया, एज वेल एज टू योर डीलर, एज वेल एज टू यू, है ना, अप टिल यू। बेसिकली उसमें साथ के साथ आप जो ओईएम है जिसमें प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया, तो उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस उसका प्रॉफिट। तो आप सोच सकते हैं आप 35,000 में आपको क्या ही आइटम मिल रहा है। फिर आप उस 35,000 की गाड़ी से आप इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप सोचें कि 35,000 रुपए डाल के मैं 100 किलोमीटर चल जाऊँ या 80 किलोमीटर गाड़ी चला लूँ, है ना। तो ये चीज़ मुझे नहीं लगता है कि एक वो है। और उसके बाद अगर मैं कस्टमर को ये रिकमेंड करता हूँ कि नहीं आप लिथियम पे स्विच कीजिए अगर आपको इतनी रनिंग है, तो उनके मन में एक डाउट आ जाता है यार कि ये ऐसा क्यों कि हम लेड एसिड नहीं यूज़ कर सकते। लेड में हमको स्क्रैप वैल्यू भी मिल जाती है, लिथियम में अभी इंडिया में इतना लिथियम स्क्रैप को प्रोसेस करने के प्लांट्स नहीं है, तो बेसिकली अभी स्क्रैप वैल्यू नहीं मिल पाती लिथियम में। लेड में वो कस्टमर इसीलिए आज भी प्रेफर करता है कि 1 साल बाद जब उसकी बैटरी खराब होगी उसको मोटा मोटा 400 से 500 रुपये बैटरी के हिसाब से स्क्रैप वैल्यू भी मिल जाएगी। बट ये चीज़ अभी भी इंडिया को आगे पुश करने की बजाय उसी स्टेडी प्लेस पे रखा हुआ है, जो कि अभी भी डेवलपमेंट में, ईवी इंफ्रा को और डेवलप करने में। क्योंकि अगर लिथियम, देखिए आप लेड एसिड बैटरी को आप फास्ट चार्ज नहीं कर सकते। आपको लिथियम बैटरी गाड़ी में होनी चाहिए विद यूनिवर्सल सॉकेट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई कंपनी किसी तरह का सॉकेट यूज कर रही है चार्जिंग सॉकेट, कोई कंपनी किसी तरह का चार्जिंग सॉकेट यूज कर रही है। जैसे ओला एथर, चलो एक कॉमन सॉकेट हो गए। बाकी जनरल जो इम्पोर्टेड व्हीकल्स हैं उनमें 3 पिन सॉकेट, चार्जिंग सॉकेट यूज कर रहे हैं। हीरो अपना अलग सॉकेट लेके चल रहा था, ओकिनावा अलग सॉकेट यूज कर रहा था। तो ऐसे में ये और एक मतलब सेटबैक क्रिएट करता है आपके ईवी अडॉप्शन को। अगर कोई करेक्ट कंपनी करेक्ट। चार्जिंग इंफ्रा लगाने भी चाह रही है, तो उसके माइंड में हमेशा ये दिक्कत रहती है, या उस मैन्युफैक्चरर के माइंड में हमेशा ये रहता है कि यार मेरे पास सिर्फ एक लिमिटेड सेगमेंट ऑफ पीपल हैं जो मेरा प्रोडक्ट यूज़ कर पाएंगे। हालांकि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो लंबा ट्रेवल करते हैं, उनको चार्जिंग करने की ज़रूरत भी है, बट क्योंकि उनकी गाड़ी उस टेक्नोलॉजी के लिए डेवलप्ड ही नहीं है, तो वो उस चीज़ को यूज़ ही नहीं कर पाते, इवन अगर इंफ्रा है भी तो। या लेट से अगर कोई यहाँ से लखनऊ, कानपुर से लखनऊ अगर कोई ट्रेवल कर रहा है, उसको बीच में अगर 15-20 मिनट या 1 घंटे का अगर वो गैप भी लेता है, तो उसको बीच में चार्जिंग स्टेशन फॉर टू व्हीलर्स नहीं मिलेगा। और 80 किलोमीटर चलने वाली ईवीज आज के टाइम पे भरपूर है मार्केट में। बट क्योंकि इंफ्रा नहीं है, तो आज भी वो कानपुर लखनऊ अप डाउन नहीं कर सकता, या जस्ट बिकॉज क्योंकि अभी उस लेवल का इंफ्रा नहीं है। एज वेल एज जैसे यूएस में आपने बताया कि पार्किंग स्पॉट्स को ही उन्होंने कन्वर्ट कर दिया है, और वहाँ पे मैं समझता हूँ, मैंने जैसे कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देखे हुए हैं, तो उसमें वो लोग डेडिकेटेड स्पेस रख देते हैं कि यहाँ पे कोई और व्हीकल पार्क नहीं करेक्ट होगा। करेक्ट। वहीं यहाँ पे इंडिया में कि क्या है कि नहीं भैया, पार्किंग की जगह खाली है, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों को कि वो स्पेस करेक्ट स्पेशली करेक्ट। मेंट फॉर मतलब इलेक्ट्रिक टू व्हीलर या 3 व्हीलर चार्जिंग के लिए या 4 व्हीलर चार्जिंग के लिए, वो लोग वहाँ पे अपनी पेट्रोल व्हीकल भी पार्क कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ा या आई मैंने थिंक देखा है। ये एक एजुकेशनल माइंडसेट भी मैं बोलूँगा, इसमें सिर्फ एक कंज्यूमर माइंडसेट नहीं है। प्लस वहाँ पे डेडिकेटेड स्पॉट्स हैं फॉर ईवी। नॉट इवन सिर्फ पार्किंग लॉट्स में, आई थिंक इवन अपार्टमेंट्स में आप देखेंगे तो आप वहाँ पे ईवी स्लॉट अपने लिए ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको अपना खुद का चार्जर इंस्टॉल करना है। ओके। ठीक है, जिसकी वजह से वो कन्वीनियंस बहुत ज़्यादा मिल जाता है एक कंज्यूमर को ईवी ओन करने में। वन ऑफ माई फ्रेंड ओन्स टेस्ला, एंड उनको 5 साल हो गए टेस्ला ओन करते हुए। एंड टिल डेट उसने मुझको जैसा बताया कि उसने 5 कार्स टिल डेट ओन करी हुई है। बट ही लव्स टेस्ला। उसने शायद 2 साल में एक बार गाड़ी के बस टायर चेंज करवाए हैं। एक बार उसकी गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी, तो वो जो एक माइनर उसके स्पेयर पार्ट्स जो चेंज हुए थे वो हुए थे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट उसको गाड़ी में आज तक कोई दिक्कत नहीं आई है एज कम्पेयर टू द पेट्रोल व्हीकल्स। उसकी रनिंग कॉस्ट सिग्निफिकेंटली डाउन हो गई है, उसको व्हीकल यूज़ करना आसान हो गया है।
एंड बिकॉज चार्जिंग का इशू नहीं है तो उसको उसका बेनिफिट मिला है। प्लस यूएस गवर्नमेंट से कुछ ईवी सब्सिडी पॉलिसीज होती हैं, आपको ईयरली टैक्स क्रेडिट मिल जाते हैं अराउंड $7,000, तो वो एक सिग्निफिकेंट उसके लिए है। ओवर द 5 years ही सेड दैट ही हैज समवॉट $20,000 उसने सेव कर लिया। अगर आप इंडियन करेंसी के हिसाब से देखें तो 17-18 लाख रुपए उसने सेव कर लिया है, जो कि एक बहुत बड़ा विन है, इवन चाहे वो यूएस का कंज्यूमर हो। सो आई थिंक आपने काफ़ी सारी चीज़ें जो बोली उससे मैं अग्री करता हूँ, जहाँ पे इंडियन अडॉप्शन उतना तेज़ी से नहीं हो पा रहा है। और मुझको ऐसा लगता है कि फॉर एग्जाम्पल यूएस में लोग क्या करते हैं, एवरी हाउस होल्ड हैज़ एटलीस्ट 1 or 2 कार्स वहाँ पे। तो लोग क्या करते हैं, एक कार ईवी लेते हैं और एक कार उनकी जो आईसी कंबशन इंजन की कार है। 90% ऑफ द टाइम वो अब ईवी कार चला रहे हैं। एंड रिमेनिंग जब उनको लॉन्ग राइड्स के लिए जाना होता है आउट ऑफ द सिटी, जो कि वो ईवी कार से जा सकते हैं बिकॉज चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे काफ़ी वेल एस्टेब्लिश्ड है। बट स्टिल रेंज एंग्जाइटी इज स्टिल अ थिंग। आई थिंक वो यूएस में भी है, वो चाइना में भी है। एंड अब तो आप भी जानते होंगे कि न्यू बैटरीज आ रही हैं, सोडियम आयन बैटरीज आ रही है, जिनकी रेंज बोली जा रही है ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर्स है। जो कि आप, मुझे नहीं लगता आप एक दिन में चला सकते हैं। बट स्टिल वो रेंज एंग्जाइटी आई थिंक नेक्स्ट 1-2 years में ख़त्म ही हो जाएगी, तो रेंज एंग्जाइटी वुड नेवर बी अ प्रॉब्लम अगेन। तो मुझे, मैं बहुत होपफुल हूँ कि अपना इंडियन ईवी कंज्यूमर एंड इंडियन ईवी मार्केट भी बहुत रैपिड पेस पे ग्रो करेगा व्हेन जब ये रेंज एंग्जाइटी कम होगी, थोड़ा सा बैटरी टेक्नोलॉजी पे और ज़्यादा भरोसा हो जाएगा लोगों को। एंड जैसा आपने बोला कि वो 35 से 40,000 रेंज वाले कस्टमर्स जो कि पहले नहीं आ रहे थे, बिकॉज अब 30,000 से 40,000 के बीच की गाड़ियाँ आने लगी हैं, तो वो एक कंज्यूमर भी शिफ्ट हो रहा है, विच इज़ गुड। आई थिंक वो एक फर्स्ट स्टेप है कि वो एक मिडिल क्लास कंज्यूमर वो गाड़ी लेके ट्राई कर सकता है। अगर उसका एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो वो डेफिनेटली आगे और मोर प्रीमियम व्हीकल की ओर मूव करेगा। सो आई थिंक इंडिया इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। जो पेस है वो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट फैक्टर्स, कंज्यूमर माइंडसेट, परचेजिंग पावर पर डिपेंड करता है, एज वी डिस्कस्ड। But overall, I'm very much hopeful कि Indian ecosystem is growing very rapidly. I'm very happy कि इंडिया में भी R&D हो रही है। Ultraviolet, Aether, Ola built its own cell 4860, which is a win. Ferrite motors बना रहा है Ola rather than the rare earth metals use करके। So I think ये एक significant step लिया है इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में, एंड इंडियन कंज्यूमर्स हैव बिकम वे मोर अवेयर। आई थिंक हर कोई आज कोई गाड़ी लेने जाता है तो एक बार तो इलेक्ट्रिक स्कूटर को कंसिडर करता है, जो कि आज से 2 साल पहले नहीं हो रहा था। वो एक बहुत बड़ा माइंडसेट स्विच हुआ है। एंड एज इंडियन गवर्नमेंट, नितिन गडकरी जी भी बहुत प्रमोट कर रहे हैं ईवीज को। सो आई एम वेरी होपफुल एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इंडिया विल बी कंपेरेबल टू यूएस इन लाइक नेक्स्ट 5 years। इंडियन गवर्नमेंट ने भी इनफैक्ट बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं, जैसे कि इन्होंने सब्सिडीज दी थी। यस। इन्होंने ओईएम्स को सेटअप करने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा फंडिंग सब्सिडाइज कर, किया। या ईवी चार्जिंग इंफ्रा को सेटअप करने के लिए बहुत अच्छी सब्सिडीज दी जा रही हैं। साथ ही साथ और भी बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स पे इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। और मुझे लगता है कि जो पीएम सौर्य घर ऊर्जा योजना थी, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इंडियन ग्रिड अभी उस हाँ जी, कैपेबिलिटी पे नहीं है कि वो कि इतना वो इतना ईवी का ईवी का सडन लोड शिफ्ट जो शिफ्ट ले फ्रॉम पाए। आईसी इंजन टू इलेक्ट्रिक पे होगा वो एकदम से संभाल पाए, क्योंकि मेजरली देखिए, आप पेट्रोल की जगह अगर आप ईवी पे शिफ्ट कर रहे हैं तो आपके पास एक और आपको पावर चाहिए। और अगर पावर रात में कट होती है और जब आप मेनली उस टाइम चार्ज कर रहे हैं और आपको कल सुबह ट्रेवल करना है और आपकी गाड़ी चार्ज नहीं है, तो आप स्टक हो जाते हो। तो ऐसे में इट इज़ वेरी मच नेसेसरी कि इंडिया अपने आप को इस लेवल पे डेवलप करे कि वो अपनी जो एनर्जी कंजम्पशन है ना, उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करे, ताकि कभी इस तरह के कट्स, पावर कट्स या शॉर्टफॉल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ना हमको देखने मिले, नॉट ओनली इन टायर 1 सिटीज बट टायर 2 सिटीज, टायर 3 सिटीज ऑल्सो। तो काम तो हो ही रहा है, लेकिन अभी जो इस सौर घर ऊर्जा योजना है, पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वो किया था, जिसमें हर घर पे सोलर पैनल्स लग रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं वो भी हेल्प करेंगे ऑफ कोर्स, जो डेफिनेटली। आपके ग्रिड पे जो सडन लोड पड़ रहा था या उस लोड को कम करने के लिए। बट अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन कंज्यूमर्स को, इंडियन ओईएम्स को वर्कआउट करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से ईवी में एक और अच्छे लेवल पर अडॉप्शन हमको देखने मिले। साथ ही साथ
ईवी कंज्यूमर्स को अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। वो पेट्रोल व्हीकल को ईवी के साथ कंपेयर करने लगते हैं। दोनों अलग अलग टेक्नोलॉजी है, दोनों के अलग अलग यूज़ केसेस हैं। और ये लोगों को समझना पहले ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी ईवी पर स्विच करने से पहले कि उनका एक्चुअल में यूज़ केस क्या है ना। अगर वो ऐसा नहीं कर सकते कि उनको चलना, मतलब बहुत से ऐसे डीलर्स हैं जिनको कस्टमर को चलना है 60 to 70 किलोमीटर्स, उन्होंने सिर्फ अपने प्रॉफिट ऑफ मार्जिन को देखते हुए उन्होंने ये बोल दिया कि नहीं 50-60 किलोमीटर चलने वाली गाड़ी भाई 80 जाएगी, क्योंकि जस्ट बिकॉज कस्टमर ने बोला उनको 70 किलोमीटर चलना है। करेक्ट करेक्ट। तो ये चीज़ थोड़ा सा डीलर्स को भी मतलब कस्टमर को समझानी पड़ेगी अपने प्रॉफिट ऑफ मार्जिन को। मतलब ऐसा नहीं कि आप ऑब्वियसली आप डीलरशिप रन कर रहे हो तो आप अपने प्रॉफिट ऑफ मार्जिन को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, बट आपको ये भी देख के चलना है कि कस्टमर कस्टमर को सही को, गाइडेंस मिलना हाँ, चाहिए। सही गाइडेंस मिले। करेक्ट। ये ना हो कि आप कस्टमर को मिसगाइड करके आपसे प्रोडक्ट सेल कर दो, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कस्टमर का फर्स्ट एक्सपीरियंस खराब होता है तो आगे वो कभी भी ईवी लेने से पहले सोचेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने कुछ टाइम पहले न्यूज़ सुनी थी जिसमें कि ओला का मतलब जो सर्विस सेटअप था वो थोड़ा सा ब्रेक डाउन हो गया था, जिसमें कई कंप्लेंट्स, मतलब नंबर नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कंप्लेन पेंडिंग हो गई थी। तो उस चीज़ को कवर अप करने के लिए भी एक इंडियन इंफ्रा को ज़रूरत है, जैसे कि किसी की गाड़ी कहीं ब्रेक डाउन होती है तो आरएसए फैसिलिटी यस। उनको तत्काल मिल जाए, या आई है ना। थिंक ये फैसिलिटी बहुत अच्छी है यूएस में। अगर आपकी गाड़ी कहीं ब्रेक डाउन होती है, यू जस्ट मेक अ कॉल और विद इन 3 to 4 आवर्स वो गाड़ी आपकी पिक होके हाँ सर्विस सेंटर मतलब, पे पहुंच हाँ, जाएगी एंड आपको 2 डेज में सर्विस होके आपके घर पे आ जाएगी। तो जो कस्टमर के लिए कन्वीनियंस बढ़ जाता है फॉर द प्राइस ही इज पेइंग, वो इतना सिग्निफिकेंटली हाई है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन ऑटोमेटिकली ये बढ़ जाता है। ग्रो हो जाता है। तो माउथ मार्केटिंग, माउथ पब्लिसिटी इज द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ मार्केटिंग एज वी ऑल नो। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया ना, मेरे मेरे एक फ्रेंड है, कलीग हैं जिनके पास टेस्ला है। आई वॉज डिस्कसिंग विद हिम कि मैं कार लेने का प्लान कर रहा हूँ एंड तो उन्होंने बोला लाइक जस्ट गो विद टेस्ला। मुझे इससे अच्छी सर्विसेज आज तक विद वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड इवन BMW, ऑडी एंड ऑल से भी नहीं मिली जितनी मुझे टेस्ला से मिली हुई है। आई एम नॉट मार्केटिंग टेस्ला, but at least that's the state of Tesla in US. That's why it's such a premium and a good quality product and it's growing. उससे आरएसए फैसिलिटी तो देखिए तब आपको ज़रूरत है जब आपके प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो, तो हमारी तो पहले कोशिश यही होनी ये चाहिए कि हमारे होना प्रोडक्ट ही में चाहिए। ब्रेक डाउन ही ना हो। बट स्टिल देखिए, हाँ, इट इज़ मैकेनिकल पॉसिबल, प्रोडक्ट है तो मैकेनिकल है, मूव इलेक्ट्रिकल करेगा मार्केट हाँ में, तो बिल्कुल हो सकता है। रोड पे चलेगा तो कुछ हाँ, भी हो ही सकता है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं उसके लिए। आई थिंक एक चीज़ और मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉट जस्ट कि कंज्यूमर को माइंडसेट चेंज करना है। I think OEMs should dedicate at least 10% of their capital into improving the product quality and ensuring कि customer को right product, right quality जा रही है। I understand कि margins is a big thing in businesses and you cannot slash margins to just मतलब business चलाने के लिए। But एज यू आर अ बिजनेस ओनर एंड आई थिंक आप ये ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि जब आप कस्टमर को एक कंसिस्टेंटली गुड प्रोडक्ट देते हैं, तो जो कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू आपके साथ जुड़ती है, प्लस वो कस्टमर जो 2 कस्टमर को और लाता है, उससे जो कंपनी एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है। वो एक लोअर क्वालिटी प्रोडक्ट से आप नहीं ग्रो कर सकते जस्ट बिकॉज यू हैव सोल्ड अ चीप प्रोडक्ट। एंड इसका हम एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे सकते हैं आईफोन्स। आईफोन्स इज़ अ प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट, ठीक है। और अभी आईफोन 17 का मैंने देखा था जब लॉन्च हुआ था, तो इंडिया में 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी थी बैंगलोर में जस्ट टू बाय एन आईफोन 17। इट्स अ प्रीमियम क्वालिटी फोन, दैट मीन्स कंज्यूमर एक्सेस करता है बिकॉज वो फोन इतना अच्छा है कि आज जो मिडिल क्लास आदमी भी है वो भी सोचता है कि मैं इस प्रोडक्ट को एक बार परचेज कर लूँ तो मेरी इसकी लाइफ टाइम वैल्यू 6 7 8 ईयर्स हो जाएगी एंड आई डू नॉट हैव टू स्पेंड इट। तो अगर हम लोगों के जो ओईएम्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो भी इस माइंडसेट से काम करें कि वी गिव देम द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट, ठीक है, तो वो बंदा सिर्फ अपने लिए तो जो प्रोडक्ट परचेज करता है वो अपने आसपास 3 4 लोगों को और इन्फ्लुएंस करता है। सो वंस दैट चेंज हैपेंस एंड आई थिंक इंडियन ईवी इंडस्ट्री इज गोना ग्रो। फिगर आउट कर पा रहे हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको इंडिया को डेवलप, या जिसमें इंडिया को बेसिकली अपने आप को थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो एटलीस्ट अभी लीड ना कर पाए तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं एक बराबर आ पाए, या धीरे 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 अपने आप को ग्रोथ की तरफ लेके जा पाए। वो है सबसे पहले टेक्नोलॉजी, साथ ही साथ ईवी इंफ्रा, इंफ्रा इन टर्म्स ऑफ रोड चार्जिंग स्टेशंस एंड आरएसए आर सर्विसेज। एस ए सर्विसेज,
इसके बाद हम बात करते हैं तो प्रोडक्ट की बेटर क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ R&D, बेटर प्रोडक्ट जो कंपनीज को ध्यान में रख के, इंडियन कंज्यूमर को ध्यान में रख के कंपनीज को डेवलप करना चाहिए, डिस्पाइट बीइंग कि बस ठीक है, बस कहीं से प्रोडक्ट ले आए, अपना इंपोर्ट कर रहे हैं, स्टैंपिंग कर रहे हैं या जो भी एक्सवाइजेड प्रोसेस है। साथ ही साथ इंडियन कंज्यूमर की इजी फाइनेंसिंग, ये नहीं हो कि कस्टमर को आज गाड़ी अगर लेनी है तो लेना भी चाह रहा है तो उसको क्योंकि ऑप्शन नहीं मिल पाते इजी फाइनेंसिंग के लिए, तो उसको मजबूरन स्विच करना पड़ जाता है पेट्रोल व्हीकल्स की तरफ। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज अभी भी मुझे देखने मिलता है। साथ ही साथ ईवी की सर्विस, अभी क्योंकि इतना प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है, इतने ज़्यादा लोग जानकार नहीं हैं ईवी टेक्नोलॉजी को लेके, तो अभी ईवी की सर्विस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि कंट्रीब्यूट करता है इस चीज़ को। ईवी की सर्विस जैसे जैसे आपको बेहतर मिलने लगेगी इन टर्म्स ऑफ बैटरी सर्विसेज, जो कि मेजरली फेलियर हमको देखने में मिलता है, और वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस भी हो जाता है क्योंकि कंपनी बैटरी जाती है फिर वहाँ से आती है और सारी चीज़ें, तो ये थोड़ा सा ये सब चीज़ को ब्रिज करके मतलब उस गैप को फिल करना पड़ेगा इंडियन ईवी इंडस्ट्री को, अगर उस लेवल पे अचीव मतलब पहुंचना है तो बेसिकली इस पॉडकास्ट को यहीं पे कंक्लूड करते हैं, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।